हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं कई सारी मूवीज और उनके आए हुए ट्रेलर की अपडेट के बारे में, जिनमें फैंटास्टिक 4 की तो बात हो ही चुकी है, लेकिन उससे हटकर और भी कई सारी अपडेट है जिन सब पर बढ़ने के लिए मैं अब आपके समय को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन आगे जाने से पहले छोटी मोटी सी जो रिक्वेस्ट बनती है वही इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अपडेट की बात करें तो ये अपडेट दो फिल्मों के ट्रेलर से रिलेटेड है, जिनमें से एक तो स्नीक पीक होगी तो दूसरा ऑफिशियल ट्रेलर है, जो कि किसी और का नहीं बल्कि जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का है। जो ऑफिशियल ट्रेलर हमें वेडनेसडे के दिन देखने मिलेगा, लेकिन टाइमिंग फिलहाल तो कंफर्म नहीं की गई है, जिसका अगर अंदाजा लगाया जाए तो शाम तक का वक्त ठीक रहेगा। बाकी फिल्म हम मानता हूँ कि पिछले 3 पार्टों में अपने स्टोरी के ग्राफ को बहुत ही ज्यादा गिरा चुकी है, लेकिन इस बार इस फिल्म के यूनिवर्स से उम्मीद बहुत ज्यादा है। जिसके अगर रीजन की बात करें तो वो है फिल्म के क्रिएटर ड्रैक एडवर्ड्स, जिनके करियर में उन्होंने बहुत ही शानदार फिल्में बना रखी है और हाँ, बहुत ज्यादा दिखने में खूबसूरत भी। और इसके अलावा फिल्म की लीड कास्ट में तो स्कारलेट जॉनसन है ही, जिसकी अगर कहानी की थोड़ी सी डिटेल की बात करूं तो कहानी ओरिजिनल जुरासिक पार्ट के पहले पार्ट को बहुत ही ज्यादा ट्रिब्यूट देने वाली है, यानी स्टोरी लाइन एग्जैक्ट उसी रूट पर जाते हुए इस बार कुछ साइंटिस्ट और उनकी रिसर्च पर फोकस करेगी, जिसमें कुछ बीमारी भी है। और इसके अलावा उन सबसे निपटने के लिए इन्हीं साइंटिस्ट का एक झुंड डीएनए के सैंपल में डायनासोर की तलाश में निकलेगा, लेकिन किस तरीके के फिलहाल तो वो बात कंफर्म नहीं की गई। लेकिन हाँ, फिल्म की टाइमलाइन की अगर बात की जाए तो डोमिनियन से 5 साल के बाद का वक्त इस फिल्म की टाइम को दिया जाएगा, जिसकी स्टोरी स्टूडियो को इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने इस फिल्म को फास्ट फॉरवर्ड इतना ज्यादा आगे बढ़ा दिया कि फिल्म अब ऑफिशियली इसी साल 2 जुलाई की रिलीज डेट पर सेट हो चुकी है। बाकी ट्रेलर देखने के बाद ये बात तो पता चल जाएगी कि उनकी मेहनत असल मायने में थी कैसी। और इसके अलावा इस फिल्म के और मार्केटिंग मटेरियल को सुपर बॉल में भी रिलीज किया जाएगा, जिनसे हटकर पॉपी ब्लॉक के इवेंट की बात की जाए तो ये शायद 9 फेब से लेकर के 10 फेब के बीच में होने वाला है, जिस दिन हम क्रिप्टो से रिलेटेड सुपरमैन के यूनिवर्स का स्नीक पिक देखेंगे। यानी सुपरमैन के यूनिवर्स के लिए फुटेज के माध्यम से कुछ और चीजें निकल कर आएगी, जो कि बाय द वे इस सुपरमैन की इमेज से तो मुझे लगता है कि फार बेटर होनी चाहिए, वरना फिर से ट्रोलर्स या फिर कहूँ जिन्हें काम धंधा नहीं है वो लोग अगेन इसे फिर से ट्रोल करेंगे। जिस तरीके की गलती मानता हूँ कि स्टूडियो की तरफ से भी की जा रही है, लेकिन कुछ सेकंड्स की क्लिप को अगर वो हेटर्स इस तरीके से पॉइंट आउट कर ये बताएगी कि भाई फिल्म सच में बहुत ज्यादा बुरी बनी है, तो फिर उन चूतियों का तो कुछ हो नहीं सकता। जिसमें मैं डीसी के उन चूतिए फैंस को ही असल मायने में विलन मानता हूँ, जिन्होंने टाइम रहते डीसी को प्रॉपर सपोर्ट नहीं दिया, जिसके बाद जाकर के वो कहते हैं ना कि आरआर जैसी हरकतें उनकी तरफ से आपको देखने के लिए मिलती रहेगी। इसलिए इग्नोर वाली कैटेगरी में उन्हें डालकर अगर आगे बढ़ूं तो फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन फिल्म को ऑफिशियली 16 मई की रिलीज डेट मिली है, तो उसी के बीच इस फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर को भी रिलीज किया गया, तो वहीं साथ ही साथ टैटू वाले क्लब की पूरी एक ट्रेलर जैसी क्लिप भी, जो कि अगेन हमें डराने में फिलहाल तो कामयाब हुई है। इसके अलावा इस फिल्म में हम फाइनल अपीयरेंस लेट टोनी टोड का देखेंगे, जो काफी सालों से इस फिल्म के आने का हिंट दे रहे थे, जो कि अब फाइनली जल्दी थिएटर रिलीज भी होने वाली है। और ऐसी ही फिल्म अपनी सीक्वल की पारी खेलते हुए 2.0 वाली सिचुएशन में आ चुकी है। जी हाँ, मैं बात मेगन की कर रहा हूँ, जिसके फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ साथ उसके उस शानदार से टीजर को भी रिलीज किया गया, या फिर कहूँ मेगन के नए लुक को, जिस लुक में वो पहले से और भी काफी ज्यादा डेडली दिख रही है। तो वहीं इस फिल्म की कहानी अगर आपने नहीं सुनी तो बताओ, कहानी है मेगन की हिट टेक की, जिस टेक्नोलॉजी को तो फिलहाल चोरी किया है और उसी की मदद से एमिलिया नाम का कैरेक्टर भी बनाया गया है, जो कि मिलिट्री का ग्रेट वेपन भी है। और फिर क्या, ऐसी सिचुएशन में मेगन का रिटर्न ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए आएगा। जी हाँ, ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए, जो कि पहले से ज्यादा अपग्रेड वर्जन में फास्ट, स्ट्रॉन्गर और लिथल रहेगी। बाकी बाय द वे एमिलिया यानी कि इस फिल्म की विलन जो रोग वाले मोड में जाने वाली है, उस कैरेक्टर की वॉइस एक्ट्रेस इवाना सकोना ने दी है। बाकी देखते हैं कि 27 जून को ये फिल्म अपने साथ कितना बड़ा सरप्राइज लेकर आती है। जिसके बाद बात करें टॉक्सिक एवेंजर्स फिल्म की, जिस फिल्म की कास्टिंग पीटर डिंकलेज, केविन बेकन और इलाइजा वुड से भरी पड़ी है, जिसके फर्स्ट लुक इमेजेस भी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो ये फिल्म किसी हॉरर फेस्टिवल में दिखाई गई थी, जहां पर इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पांस मिला, वो भी इसकी ओरिजिनलिटी को बरकरार रखते हुए। जिस यूनिवर्स में अब तक टोटल 5 फिल्में बन चुकी है, लेकिन सारी ही फिल्में लो बजट की थी, जिन सभी का इम्पैक्ट मैं कह सकता हूँ कि टाइम पास के हिसाब से बहुत ही ठीक ठाक सा था। लेकिन फिर क्या, उसी राह पर चलते हुए जब इस फिल्म को रिबूट किया गया, तो इसके अभी के स्कोर तो रोटेन टोमेटो पर 92% के है, लेकिन अनफॉर्चुनेट इस फिल्म को कोई भी स्टूडियो खरीदने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था से मेरा मतलब ये है कि अब ये फिल्म ऑफिशियली सिनेवर्स स्टूडियो के अंडर आती है, जिन्होंने इसके पहले टेरिफायर जैसी फिल्म को मार्केट में बहुत ही ज्यादा बड़ा बना दिया। यानी उनकी उम्मीद इस फिल्म की फ्रेंचाइजी से काफी ज्यादा बड़ी होगी, जिसे ऑफिशियली अब इस साल थोड़ा लेट ही सही, लेकिन 29 अगस्त को रिलीज किया जाएगा, जिसमें इंडिया फिलहाल तो इंक्लूड नहीं है। बाकी लेट्स सी कि फिल्म कुछ अच्छा कमाल कर दिखाए, ताकि इस तरीके
कि 80s की पुरानी मूवीज रिबूट की शक्ल में ही सही नई ऑडियंस तक पहुंचे। जिसके अलावा टेरिफायर की बात की जाए तो इस फिल्म के राइटर डेमियन लियोन की तरफ से आर्ट की ओरिजिन का टीज दिया गया है, जिसे इस फिल्म में एक्सप्लोर किया जाएगा, जो कि मुझे लगता है कि फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आर्ट से रिलेटेड जो कोई भी मिस्ट्री क्रिएट कर रखी गई है उसका थोड़ा बहुत उन्हें हिंट मिले। हालांकि फिल्म के यूनिवर्स में हिंट दिया जाता है, लेकिन उस लेवल का नहीं जिसमें इस बार ये फिल्म कितनी ज्यादा क्रेजी जाएगी और क्या कुछ अलग कर दिखाएगी, अगेन उसका फिलहाल तो हमें वेट ही करना होगा, क्योंकि ये फिल्म इस साल नहीं बल्कि नेक्स्ट ईयर की रिलीज के लिए शेड्यूल है। जिसके बाद बात करें अगेथा ऑल अलोन के सीजन 2 और हाँ वांडा विजन के भी सीजन 2 के बारे में, तो उसे लेकर के रैप वालों की अपडेट सीधे शो की रनर जैक सैसेफर्स की तरफ से निकल कर आई है, जो फिलहाल तो इन दोनों ही प्रोजेक्ट को बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अगर ईमानदारी से देखा जाए तो दोनों ही शो ने अपनी कहानी का प्रॉपर पैकअप दिया था, जिसके आगे की कहानी की कंटिन्यूएशन इस टाइटल से तो नहीं लेकिन किसी भी और टाइटल से कंटिन्यू की जा सकती है, या फिर कहूँ इस स्टोरी के पार्ट को फिल्म में भी इंक्लूड कर काफी अच्छे खासे से जगह दी जा सकती है, अगर लेकिन मार्वल चाहे तो। क्योंकि अगर देखा जाए तो दोनों ही शो ने OTT पर अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए मार्वल को ये उम्मीद दे दी कि वो लोग इस राह पर आगे बढ़ते हुए इसके सीजन 2 भी बनाए। लेकिन अब शो की क्रिएटर जैक की तरफ से जो नॉट इंटरेस्टेड वाली बात कही गई है, तो उसे आपके लिए और भी काफी ज्यादा सिंपल कर बताऊं तो बॉब आइगर इस शो को पुराने रूट की तरह बनाना चाहते हैं, ताकि ऑडियंस उन्हीं पुराने रास्तों से इन शो से को वापस कनेक्ट कर ले, जिस रास्ते पर शो की क्रिएटर जाना नहीं चाहती। यानी यहाँ पर क्रिएटिव डिफरेंस का जो तालमेल इन दोनों के बीच में नहीं बैठ रहा, उसे लेकर तो आप समझ ही सकते हो कि डिज्नी की सिचुएशन कितनी ज्यादा बुरी हो गई है इन कंटेंट को लेकर, जिन्होंने पहले तो फुल वोकिज्म के रास्ते पर जाते हुए अपनी कहानी को जैसे चाहे वैसे लोगों के बीच फेंकना शुरू कर दिया था। और फिर क्या था, इतनी ज्यादा क्वांटिटी देखने के बाद उनकी तरफ से भी कुछ शोज और फिल्मों की तरफ से मुंह फेरा गया, जिसके बाद जाकर के डिज्नी को अकल आई और उन्होंने इन सारी ही चीजों को बंद करने के लिए क्रिएटर्स और प्रोड्यूसर को कहा है, जिनमें से कुछ प्रोड्यूसर्स नहीं मान रहे और हाँ कुछ शोज रनर भी। इसलिए इन दोनों शोज को लेकर के आप समझ सकते हो कि सीजन 2 के मामले में बातचीत आगे ज्यादा नहीं बढ़ पा रही। लेकिन हु नोस कि जब MCU की सिचुएशन सुधरेगी कंटेंट को लेकर के, तो नए प्रोड्यूसर्स के साथ साथ शो रनर्स भी अटैच हो जाएंगे, जो लोग चाहेंगे कि इस यूनिवर्स में इन दोनों ही सीजन्स को आगे बढ़ाया जाए। वरना स्टोरी आर्क को तो जैसे कि मैंने कहा फिल्म और बाकी दूसरी सीरीज में भी जगह दी जा सकती है, लेकिन अब सब कुछ डिपेंड करता है MCU की फ्यूचर की सिचुएशन पर, जिसमें फिलहाल तो कैप्टन अमेरिका कुछ खास ज्यादा कमाल करती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन ऐसे छोड़ डेयरडेविल बॉर्न अगेन की अच्छी खासी हाइप है, जिसे लेकर के शो रनर डिएगो फैंस को आश्वासन दे रहे हैं कि ये शो फैंस को पेंगुइन की सीरीज की बहुत ज्यादा याद दिलाएगा, क्योंकि स्टोरी टेलिंग का काम उनकी तरफ से कुछ उसी तरीके का किया गया है, जिन सब में उन्होंने शो की पेस्टिंग यानी कि उसकी तेजी पर अच्छा खासा ध्यान रखा है, जिस बात पर तो बिलीव मुझे लगता है कि शो के आने के बाद ही किया जा सकता है। जिसके अलावा माय फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की बात की जाए तो इस शो को जिस तरीके के केओस के बीच में बनाया गया है, वो भी कई सारी क्रिएटिव चेंजेस के बाद, तो अब भी फिलहाल तो शो मुझे उस लेवल का नहीं लग रहा है, लेकिन खैर स्टूडियो को इस पर बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, जिसके चलते उनकी तरफ से इसके सीजन 3 को भी ग्रीन लाइट दे दी गई है। और इसके अलावा सीजन 2 की स्क्रिप्टिंग भी कंप्लीट हो गई है और एनिमेशन के मामले में वो लोग आधे रास्ते पहुंच चुके हैं। जिसके अगर पीछे का एग्जैक्ट रीजन आपको बताऊं तो दूसरे स्टूडियो को बेच करके डिज्नी वालों ने डेफिनेटली उनसे अच्छा खासा काम निकलवाया है, जिस काम में फिलहाल तो बैकग्राउंड अभी भी कैरेक्टर को लेकर के फ्रीज ही लगता है। लेकिन खैर अगर वो लोग कम समय से लेकर के क्वालिटी से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हुए इस शो को प्रोड्यूस करने के बाद डिज्नी वालों को फिर से बेच सकते हैं, वो भी डिज्नी प्लस पर रिलीज करने के लिए, तो फिर ऐसे में क्रिएटिव फ्रीडम तो उन्हें 3 सीजन तक का दिया ही जाएगा, जिस कहानी को बाय द वे कुछ उसी तरीके से लिख करके रेडी किया गया था, ताकि इस शो को काफी लंबा घसीटते हुए डिज्नी वाले नई ऑडियंस जनरेट कर ले, आई मीन नए फैंस को। लेकिन खैर उनका बिलीव इस शो पर कितना ज्यादा है वो बात तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, साथ ही साथ ये भी कि ये शो अपना पैकअप बस एक ही महीने में कर देगा, ताकि अगले मंथ के लिए डेयरडेविल के लिए किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। बाकी खैर स्पाइडरमैन की बात हो ही रही है, तो फिर कॉस्मिक सर्कस वालों की गई अपडेट को कोट करते हुए अगर आपको छोटी सी डिटेल दूं तो उनकी तरफ से फिलहाल पीटर की ही सिचुएशन को एड्रेस किया जा रहा है, जिस सिचुएशन में वो डूम्सडे फिल्म में डील करता हुआ नजर आएगा, या फिर उसकी सिचुएशन हमें बस हिंट के तौर पर ही दिखाई जाएगी कि उसके साथ इसके पहले यानी कि फार फ्रॉम होम फिल्म में क्या हुआ था। जिसके अलावा वो अपने उस पास को भुलाते हुए बस स्पाइडरमैन के किरदार में ही खोना चाहता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा बीच बीच में उस कैरेक्टर से रिलेटेड पास वाली चीजों को हाईलाइट किया जाएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाले उसके चौथे पार्ट का एक अच्छा खासा बेस तैयार किया जा सके। क्योंकि डूम्सडे के रिलीज होने के बाद ही आप कह सकते हो कि कुछ महीने ही बचेंगे जिस दिन ये फिल्म अपनी पूरी कहानी के आर्क के साथ आएगी, जिसमें देखना तो इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि पीटर MJ यानी कि जेंडिया के कैरेक्टर से मूव ऑन करते हुए दूसरी जो फिल्म में रूमर के तौर पर फीमेल लीड कैरेक्टर होने वाली है उसके साथ कैसे इन्वॉल्व होगा, और जेंडिया का रिटर्न फिल्म में असल मायने में उतना इम्पोर्टेंट भी है या नहीं उसका पता तो फिल्म देख कर ही चलेगा। जिन सारी डिटेल्स पर अब आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइए, क्योंकि अब फिर क्या वक्त बनता है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का।
बाकी मैं हूँ अजीज। मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.